दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और अभी मैं सीतापुर जनपद में हूं और सीतापुर जनपद के एक ऐसे गांव में हूं जहां पर मिलेट्स जो है यानी मोटा अनाज जिसे हम इस समय पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और ये पिपरी गांव है, सीतापुर का पिपरी गांव है और इस गांव में यहाँ के किसानों ने संगठित होकर के जो मिलेट्स है, मोटा अनाज है, जो पोषक अनाज भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, उसके प्रोसेसिंग के लिए कुछ मशीनें रखा रखी हैं, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी हैं जिसके जरिए जो किसानों द्वारा उत्पादित मिलेट्स हैं उनको प्रोसेस करते हैं। तो क्योंकि बड़ी समस्या यह है कि किसान मोटे अनाज को, पोषक अनाज को उत्पादित तो कर ले रहे हैं, हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन उनके सामने प्रोसेस करने की समस्या है। तो मैं आपको कुछ मशीनें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस करता है और ये कैसे काम करता है और इसकी लागत कितनी है। जैसा हमारे साथ अजीत जी हैं, इन्होंने बताया कि इसकी लागत लगभग 4 लाख के करीब है। हाँ, और ये बिजली कनेक्शन ना लेकर के जनरेटर से चलाते हैं और लगभग 12.5 kVA का जनरेटर इसके लिए लगा हुआ है। और ये जो मशीन देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम मिलेट्स हैं, सावा, कोदो, काकोन, जो भी मिलेट्स हैं जो मोटे अनाज हैं, उनको छिलका उतारने यानी कुटाई करने के पहले इस खाने में डालते हैं। स्प्रेटर क्या काम करता है? स्प्रेटर, हाँ बताएं, स्प्रेटर क्या काम करता है? स्प्रेटर धूल उड़ाने का काम करता है। जो हम अनाज बाहर से खरीद के लाते हैं तो साथी लोग जमीन पे डाल के पहले तो पुराने जमाने में मारते थे बैलों से, मगर अब खंदाई भी कर लेते हैं। जो जमीन पे डाला है तो पटक के भी पीट लेते हैं। हाँ। तो जब जमीन से उठाते तो साथी लोगों के पास माटी रह जाती है, किसानों के साथ। हाँ। बोरियों में माटी आ जाती है तो हम उसे लाते हैं, देखते हैं इसमें मिट्टी ज्यादा है। हाँ। तो हम सोचते हैं पहले सफाई की जाती है, स्प्रेटर से धूल निकालते हैं। हाँ। फिर हम धूल निकालने के बाद उसका चलनी हमारे पास साइज ग्रेडर है। हाँ, तो आइए साइज ग्रेडर है, आप देख सकते हैं। दूसरी मशीन है जो स्प्रेटर, जो भाई साहब ने, अजीत जी ने बताया कि स्प्रेटर में सबसे पहले हम इसकी धूल की सफाई करते हैं, उसमें जो गंदगी रहती है उसको साफ करते हैं और वहां पर पाइप लगी हुई थी, उस पाइप के जरिए वो बाहर चला जाता है। और ये साइज ग्रेडर है। साइज ग्रेडर कैसे काम करता है? स्प्रेटर से सीधे अनाज को साफ करने के बाद साइज ग्रेडर में लाया जाता है। ये कैसे काम करता है अजीत जी से जानेंगे। साइज ग्रेडर में जब अनाज लाया जाता है तो उसके साथ हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे जो किसान साथी हमारे जब यानी अनाज पीटते हैं उसके साथ डंठल आ जाते हैं, और छोटे अनाज अगर जमीन है तो बजरी भी आ जाती है मिट्टी के साथ। तो यहाँ पे 2 छलनियाँ लगती है, एक ऊपर लगती है। हाँ। यहाँ पे जो ये हमारे पास अलग लगा है बैंड, तो यहाँ पे डंठल जो निकल के आते हैं यहाँ से वो इस साइड में गिर जाते हैं। जी। और जो मोटा अनाज, जो स्वस्थ अनाज होता है वो आगे आ जाता है। हाँ। और जो इससे छोटा अनाज होता है, हाँ, चयन करने के हिसाब से वो इस साइड में आ जाता है, इधर। अच्छा, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दीजिए कहाँ गिरता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बाहर निकलने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसके जरिए निकल जाता है। तो ये साइज ग्रेडर है, दाने के साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करता है। इस एक तरीके से हम जो ब्रांडिंग और ग्रेडिंग की बात करते हैं, ये ग्रेडिंग करता है, दानों के छोटे बड़े दानों को अलग करता है। छोटे दाने उधर आते हैं, बड़े दाने सीधे निकल जाते हैं और जो इसके डंठल होते हैं वो किनारे से निकल जाते हैं। अब तीसरी मशीन क्या काम करती है और कैसे करती है, इसको बताएं। तीसरी मशीन में हमारे साथ चुनौती रहती है, जिसे हल्का अनाज, जब किसान की फसल बारिश के कारण जमीन पे गिर गई तो हल्का अनाज हो जाता है। तो हमें कुटाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहिया भी कहते हैं, मतलब पहिया मतलब हल्का, फरहा, यहाँ फरहा कहते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती गोरखपुर साइड में पहिया कहते हैं। तो उसको क्या है, वो हल्का होता है, उसमें वो दिखने में तो दाना होता है लेकिन उसमें दाने होते नहीं है, सिर्फ छिलका होता है। तो छिलका होता है, तो हमारे सामने दिक्कत ये रहती है, अगर हम छिलका नहीं निकालते हैं तो अनाज जब हम कुटाई करेंगे तो उसमें अनाज रह जाएगा। जी। अनाज रह जाएगा तो हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो हम अनाज यानी फरहा बहुत अच्छी तरह निकालते हैं। अनाज थोड़ा अनाज क्यों ना चला जाए फरहे के साथ, इसलिए हम लोग फरहा अच्छी तरह निकालते हैं। अच्छा, कई बार डाला निकाला जाता है? 3 बार। हाँ। तो इसका नाम क्या है? डिस्टोनर। तो ये जो स्वस्थ दाना होता है वो किधर निकलता है? जो स्वस्थ दाना हमारे पीछे की तरफ निकलते हैं। हाँ। और हल्का अनाज आगे की तरफ जाता है। जी। यहाँ से स्वस्थ अनाज पीछे की तरफ शुद्ध अनाज आ जाता है। हाँ। और यहाँ से हम हल्के दाने आगे की तरफ ले लेते हैं। जी। यहाँ से जब हमारा स्वस्थ शुद्ध अनाज निकल आता है तो उसके बाद हमारे पास ये दिक्कत रहती है कि अनाज के साथ जो कंकड़ होते हैं छोटे, हाँ, वो कंकड़ भी अनाज के साथ चले जाते हैं। जी। तो इसमें ज्यादा हवा होने के कारण अनाज के साथ कंकड़ चले जाते हैं। तो हमारे पास छोटा डिस्टोनर है,
वो क्या काम करता है? काम दोनों का एक ही है, मगर इसमें हवा कम होने के कारण जी, जी। ये पत्थर पीछे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसमें पत्थर पीछे जाता है और दाने जो है बाहर आते दाने हैं। आगे आ जाते हैं। हाँ, हाँ। उसके अनाज जब आगे आ जाता है तो कंकड़ यहाँ पे रुक जाता है, जो एक दो करके जी, जी। पीछे चला जाता है, यहाँ पीछे की तरफ। एक बार पीछे की तरफ दिखा दीजिए। ये खाना बना हुआ है कि इधर कंकड़ निकल जाता है और स्वस्थ दाने जो है ये आगे निकल जाते। तो हमने 4 मशीनें देखी, अभी 5 फर्स्ट मशीन की तरफ हम फिर से चलेंगे, क्योंकि अंतिम काम वही होता है। हम पहले क्या करते हैं, एस्पिरेटर में डालते हैं, सफाई करते हैं, फिर हम साइज ग्रेडर में ले जाकर के साइज के हिसाब से उसको ग्रेडिंग करते हैं, फिर हम डिस्टोनर में ले जाते हैं, वहां पर हल्के दाने जो जिसमें दाना नहीं बनता है उसको अलग करते हैं, और उसके बाद छोटे हम डिस्टोनर में ले जाते हैं, वहां पर कंकड़ पत्थर अलग करके साबुत अनाज को अलग करते हैं। अब हम फिर से इसी फर्स्ट मशीन में आते हैं। फर्स्ट मशीन में आने के लिए हमें कुटाई जब हमारे पास हो तो कुटाई करते हैं डी हलर से। जी, जी। डी हलर से कुटाई करने के बाद कुटाई होती है। उसके बाद हमारी समस्या ये रहती है कि हम यहाँ पे साइज ग्रेडर पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर कुटाई करने के बाद फिर साइज ग्रेडर पे आते हैं। जी, जी, जी। साइज ग्रेडर पे आने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। हाँ, हाँ। अगर हम 3 चलनी लगा के कुटाई करते हैं तो चावल तो हम निकाल लेंगे, हाँ। चावल के साथ दलिया आ जाता है। हाँ। तो सबसे बड़ी ये चुनौती रहती दलिया मतलब टूट जाता है, टूटा अनाज आ जाता है। जो ये छेदे हैं हाँ। ये छेद रुक जाएंगे, तो अगर हम ऐसे रहते हैं तो हम ब्रश से साफ करते रहते हैं। जी, जी। ये हमारे पास ब्रश है, अच्छा, अच्छा। ये ब्रश जी, जी, जी। एक वो रखा है, ये मशीन साफ करने के लिए है। हाँ। तो इससे साफ करते हैं तो दलिया नीचे निकलता है, तो हमारा शुद्ध एकदम नंबर 1 क्वालिटी का चावल बाहर इससे अनाज और चावल दोनों आगे आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम डिस्टोनर में चलते फिर हैं। डिस्टोनर में चलते हैं। जी, जी। डिस्टोनर में आने के बाद तो हमारा अनाज जो होता है आगे की तरफ आता है, जी। चावल पीछे की तरफ जाता है। जैसे देखो ये रखा हुआ है, अभी चल रही थी मशीन, ये रखा है। अच्छा, एक डिस्टोन करके मतलब साफ करके साबुत दाने रखे हैं। साबुत दाने जी, जी। आगे ये हल्के दाने हैं। अच्छा, इसमें दाने बने भी नहीं है देखने में। नहीं, इसमें दाना है, चावल है, सब गबड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसको 3 बार साफ किया जाएगा। हाँ, 3 बार डाल के हम साफ करते तो हमारा सिर्फ अनाज आगे रह जाता है। अच्छा। चावल सारा का सारा पीछे चला जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो एक बड़ा डिस्टोनर है इसमें 3 बार डाला जाता है, तो क्या ये प्रक्रिया छोटे डिस्टोनर के साथ भी 3 बार वाली अपनाई जाती है? इससे हमें प्रोडक्शन मिल जाता है, नहीं तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है हमारा। हमारा। एक बार हम फिर छोटे डिस्टोनर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ भी जान लेते हैं। बड़े ये पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। फर्स्ट टाइम हम एस्पिरेटर में डालेंगे, सफाई करेंगे, फिर हम जाएंगे साइज ग्रेडर में, वहाँ पर साइज ग्रेडिंग करेंगे, फिर डिस्टोनर में जाएंगे, वहाँ पर हम हल्के अनाज को अलग करते हैं और साबुत दाने को अलग करते हैं, फिर छोटे डिस्टोनर में आकर के कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, फिर हम आ जाते हैं डेलर में, यहाँ पर उसकी कुटाई होती है। एक प्रक्रिया होती है, एक चक्र होता है। फिर इसके बाद हम वही प्रक्रिया जो हमने फर्स्ट टाइम अपनाया था, हम खाली इसमें क्या करते हैं, एस्पिरेटर का प्रयोग नहीं करते हैं सेकंड टाइम में, लेकिन बाकी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। जैसे साइड ग्रेडर में ग्रेडिंग करना, डिस्टोनर में हम फिर से हल्के अनाज को अलग करते हैं और फिर छोटे डिस्टोनर में आ जाते हैं। यही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी 3 बार किया जाता है। 3 बार किया जाता है। यहाँ पे 3 बार इसलिए किया जाता है, जो उस बड़े डिस्टोनर में ज्यादा हवा आने के कारण हमारे अनाज भी एक आधे अनाज, 1-2 अनाज आ जाते हैं अनाज चावल के साथ। हाँ। वो इसमें हम निकाल लेते हैं। अनाज का मतलब जिसका छिलका नहीं उतरा छिलका ना होता। हाँ। तो ये फाइनल मतलब इसी मशीन में होता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करते हैं, पैकिंग होती है। पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद हम अपने ग्राहकों तो क्या पैकिंग कितने कितने ग्राम का होता है? पैकिंग 250 ग्राम का भी होता है और 500 ग्राम का होता है, 1 केजी का। अच्छा, तो ये जो पैक है ये स्थानीय यही सीतापुर में भी बिक रहा है कि दूसरे जिलों में भी जा रहा है? हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे क्षेत्र के लोग खाएं। अच्छा, हम अच्छा। बाहर प्रोडक्शन करने की, बाहर बेचने के लिए इतने उत्सुक नहीं है। हम अपने क्षेत्र के जो कुपोषण है वो दूर हो हमारे क्षेत्र से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कितने लोगों को इससे रोजगार मिल पाया है, जैसे कितने लोग काम करते हैं यहाँ? हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में लमसम 20-25 लोग हैं। जी। लगा के खेती, जैसे 20 सर्वे, बीज वितरण, और 15 लोग तो रेगुलर प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो यानी एक तो आप परिवार के लोगों को, जो यहाँ आसपास के गांव के लोग हैं, उनको सेहतमंद बनाने का काम भी कर रहे हैं। जी, जी। दूसरा रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और तीसरा जो कम बारिश में भी, चूंकि हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो कि कम बारिश में भी कम समय पैदा होने वाली फसल है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि 90 के अंदर ही 90 दिन के अंदर 90 दिन की फसल है। जी, जी। कोदो सिर्फ 90 से 100 दिन की लगभग है। बस 2
काकुन सावा तो 90 दिन के अंदर ही हो जाता वो है। 65-70 दिन में हो जाता है। तो मतलब क्या लग रहा है कि ये जो मोटा अनाज है इसकी खेती बढ़ने के आसार हैं जो ये साल मनाया गया है? हम तो अपनी तरफ से कोशिश हमारी एकदम रेगुलर जारी है। अच्छा, तो बीज भी मुहैया कराते हैं किसानों को? हाँ, बीज हम अपनी तरफ से देते हैं। अपना बीज हम पहले उसको उगा के देखते हैं कि हमारा बीज कैसा उग रहा है। जी जी। नहीं तो हम किसानों को बीज दे के, इस साल तो मोदी जी ने बीज वितरण करवाया था हाँ। अपने कृषि विभाग के द्वारा। तो कुछ किसानों का, बहुत किसान हमारे ऐसे निकल गए जिनका बीज जमा ही नहीं, जो बाहर से बीज यानी प्रधानमंत्री जी ने सबको मुहैया करवाया था, वो बीज कतई नहीं उगाए। हाँ। तो इस साल बहुत कम उपज हुई है। तो जिससे कुछ लाइसेंस भी लिए जाते हैं खाद्य वाला, अभी सब ले पाए हैं कि अभी नहीं? हम खाद्य नहीं, हमारा ये हेल्दी अवध प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा अच्छा। तो उसके जरिए आप बेच रहे हैं? हाँ, इसके जरिए। तो इसका कोई पंपलेट पोस्टर भी बनता है प्रचार के लिए? हाँ, बनता है। जी जी जी। तो हम अभी थे पिपरी गांव में, और ये पिपरी गांव जो है सीतापुर जनपद में है। और कौन से ब्लॉक में है? मिश्रिक ब्लॉक में। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक में है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो मोटा अनाज है वहाँ किसान कैसे उपजाने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्ट मतलब होता है कि इसकी मड़ाई करने के बाद कैसे इसकी प्रोसेसिंग करें, क्योंकि वह मोटे अनाज कहाने के लिए मोटे अनाज हैं, होते सबसे महीन हैं। और सबसे महीन अनाज को प्रोसेस करने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है, इसलिए इसके लिए 4 मशीनें लगती हैं, सफाई करने की, ग्रेडिंग करने की, और फिर हल्के और साबुत अनाज को अलग करने की। फिर अगली जो मशीन होती है वो और सघन तरीके से उसको अलग करती है, कंकड़ पत्थर, फिर जाकर कुटाई होता है, फिर प्रक्रिया हो रही है। तो अगर आप भी खेती करते हैं मोटे अनाज की और लार्ज लेवल पर करते हैं, या आपके साथ आप छोटे किसान जुड़े हैं जो मोटे अनाज की खेती करते हैं, मैंने मोटा अनाज नाम लिया है लेकिन मैंने बता दिया कि सबसे महीन अनाज होता है और इसकी प्रोसेसिंग कठिन होती है, या आप FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, या NGO हैं, तो आप इन मशीनों को क्रय कर सकते हैं। इसकी लागत जो है करीब 4 लाख रुपए के करीब आती है, लेकिन ये सिर्फ मशीनों की लागत है। आपको जनरेटर, विद्युत कनेक्शन, और उसके बाद फिर इसके लिए पूरी जो व्यवस्था करनी पड़ती है बिल्डिंग की, इस पर, इन सब पर मिलाकर इसकी लागत और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर से यूनिट संचालित होती है। अगर आपको विद्युत कनेक्शन लेना पड़ता है और दूर से आप तार दौड़ाते हैं, खंभे दौड़ाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो 2.5 लाख रुपया उस पर भी अतिरिक्त खर्चा आता है। तो अगर तैयारी करते हैं तो इतनी पूंजी की व्यवस्था आप कर लीजिए, उसके बाद इस तरह के यूनिट की तैयारी करिए। निश्चित तौर पर मोटे अनाज की जो मांग है दुनिया भर में बढ़ रही है, और इसका अच्छा रेट भी मिलता है, कम लागत में, कम सिंचाई में, कम उर्वरक में अच्छी पैदावार की जा सकती है। बहुत पड़ता है इसमें। जी जी। उर्वरक नहीं पड़ता है जैसा कि आपने बताया, तो इसमें शून्य उर्वरक की बात कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें खाद डालना ही नहीं चाहिए, पड़ता ही नहीं। पहली बात, हम अपने साथियों को ये भी बताते हैं साथ साथ में कि उर्वरक कतई ना यूज करें, जिससे हमें अच्छा पोषक तत्व मिल सके अनाजों से, जिससे हम लोगों को कुपोषण दूर कर सके। तो अजीत जी ने जो बताया, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम जैविक की बात कर रहे हैं, जो रसायनों का दुष्प्रभाव है शरीर पर, क्योंकि मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, पोषक अनाज की बात कर रहे हैं, उसका पोषण तभी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा जब उस पर कीटनाशकों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग ना हो, और ये बिना रसायन, बिना कीटनाशक के पैदा किया जा सकता है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं इसको भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी जानकारियों के साथ खेती की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।